नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद कुमार जी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, यूएनआई में लंबे समय तक काम कर चुके हैं और आज यूएनआई से जुड़ी ही ये जानकारी है जो हम लोग आपके सामने लेकर आए। विनोद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार विनोद जी, ये घटनाक्रम हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या हो गया है? यूएनआई पर रेड पड़ी है, यूएनआई क्या है, क्या हिस्ट्री है, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी। असल में यूएनआई जो जमीन है यूएनआई की, वो सरकार ने अलॉट किया था और ये कहा जा रहा है कि ये जमीन जो अलॉट किया गया था तो अब इस पे बिल्डिंग बनानी थी यूएनआई को। और इसमें यूएनआई की ही नहीं, और भी जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी इस जमीन में अपनी बिल्डिंग बनानी थी। तो जो यूएनआई को टाइम दिया गया था, तो उस दौरान यूएनआई अपनी पैसे की दिक्कत के कारण या और भी कारणों से यूएनआई उस जमीन पर बिल्डिंग नहीं बना पाई। और अब जो कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो सरकार मतलब इस कोर्ट में, हाई कोर्ट में गई थी कि बिल्डिंग आप नहीं बना पाए, इसलिए हम ये जमीन वापस लेते हैं। तो यूएनआई की तरफ से इसको चैलेंज किया गया था, तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और इस बीच यूएनआई में जो क्राइसिस हुआ था, जिसके कारण काफी यूएनआई संकट में चली गई थी, उसके कारण यूएनआई को बेचने की नौबत आई थी। तो यूएनआई के मैनेजमेंट ने इसको, इस मामले को लेकर के एनसीएलटी में चली गई थी और इसके बाद एनसीएलटी ने जो फैसला दिया उसके अनुसार इसको स्टेट्समैन ने खरीदा। और स्टेट्समैन का देखिए मूल मकसद यूएनआई को टेक ओवर करने का ये था कि वो जमीन जो है उसको, उस पर नजर थी। तो उनका मेन मकसद ये है कि यूएनआई चलाने से ज्यादा ये है कि वो जो जमीन है यूएनआई की, वहाँ पे जो एक प्राइम लोकेशन है दिल्ली का, जो बिल्कुल सेंटर ऑफ दिल्ली जो है वहाँ पे है, तो उस पे नजर थी। इसलिए देखिए एनसीएल टीम का जो फैसला आया वो कर्मचारियों के इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ था। मतलब जितने लोग थे उनका जो बकाया था, बल्कि होना तो ये चाहिए था जो जिन जिन कर्मचारियों का बकाया है उसमें इंटरेस्ट के साथ उनको पैसे दिए जाए, वापस किया जाए। लेकिन बजाय कि जैसे जिसका 30 लाख बाकी है उसको 30 लाख में से 8% ही उनको मिला, बल्कि होना चाहिए था कि जो 30 लाख या 40 लाख जिसका बाकी है उनको उसके साथ उस पे इंटरेस्ट मिले। लेकिन उल्टा हुआ कि मतलब कर्मचारियों का किसी का 30 लाख बाकी है, मतलब मिला नहीं। जो भी फैसला आया तो वो है कि किसी का 30 लाख है, किसी का 20 लाख है। कई लोगों को जबरदस्ती, जो बाकी बच गए थे अभी जो है, उनसे जबरदस्ती रेजिग्नेशन लेकर के और उनको दोबारा अपॉइंट किया गया, बहुत से लोगों को जो अभी जो काम कर रहे हैं। तो ये सब काफी वहाँ दिक्कतें जी। अगर आप ये बता पाए इसकी हिस्ट्री क्या है, अगर पहले बता पाए यूएनआई की हिस्ट्री क्या है और यूएनआई पर जो संकट आया है मीडिया के लिए वो कितना बड़ा संकट है? यूएनआई देखिए बहुत ही पुरानी एजेंसी है, नेहरू के समय की ही है। और ये माने जो देश की दो सबसे बड़ी एजेंसी है अभी भी, जिसमें पीटीआई और यूएनआई है। और ये एक समय जो है न्यूज का जो फ्लो है, पूरे देश में न्यूज का संचार है, वो यूएनआई और पीटीआई के जरिए ही होता था। आज चूंकि समय बदल गया, इंटरनेट का जमाना है, तो आज यूएनआई और पीटीआई जैसी न्यूज एजेंसी पे उतनी डिपेंडेंसी नहीं रह गई है। लेकिन एक समय था जब यूएनआई, पीटीआई और जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, तास है और एपी है, एसोसिएटेड प्रेस, ये सब की भूमिका बहुत बड़ी थी, क्योंकि इन्हीं के जरिए दुनिया भर में और देश भर में जो समाचारों का आदान प्रदान है वो होता था। तो सरकार भी यूएनआई, पीटीआई पे निर्भर रहती थी खबरों के लिए। सरकार अपनी खबर के लिए भी दूसरे राज्य में क्या हुआ, अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है, घटनाक्रम क्या है, तो उसके लिए सरकार भी निर्भर रहती थी। सरकार के तमाम मिनिस्ट्री में यूएनआई, पीटीआई के प्रिंटर्स लगे होते थे और उसके जरिए उनको पता चलता था। उसी पे काफी मतलब अखबारों में भी छपती थी खबरें। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका थी यूएनआई की और पीटीआई की। तो यूएनआई सब्सक्राइबर के मामले में एक समय सबसे बड़ी एजेंसी थी, माने पीटीआई से भी ज्यादा इसके सब्सक्राइबर थे।
तो जी। पीटीआई की तो अपनी बिल्डिंग है और तमाम तरह के उसके रिसोर्सेज हैं, लेकिन यूएनआई के पास ऐसा ऐसा कुछ ऐसी बिल्डिंग नहीं तो, थी, तो एक तो, संकट तो हमेशा जी, रहा। तो विनोद भाई, ये यूएनआई को पार्लियामेंट से संकल्प करके बनाया गया था क्या? किस तरह बनाया गया था नेहरू जी ने? जी, पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके बाद यूएनआई की स्थापना हुई थी। तो इसमें उस समय की जो सरकार थी नेहरू के समय में तो काफी मदद मिली थी, और फिर बाद में भी मदद मिलती थी कि जैसे आकाशवाणी जो हमारी खबरों का, यूएनआई खबरों का इस्तेमाल करती थी, तो मंथली वहां से काफी अच्छा खासा रकम यूएनआई को मिल जाती थी। लेकिन बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन ने उस यूएनआई की सर्विस खत्म कर दी। तो बाकी जो अखबार रहे, तो अखबारों का तो जानते हैं कि अखबारों से बहुत कम रेवेन्यू आता है। तो मेन मुख्य जो सोर्स था रेवेन्यू का, वो सरकार के, पहले तो मिनिस्ट्री से भी काफी रेवेन्यू आते थे। अलग अलग मिनिस्ट्री में अलग अलग एमपी के पास होते थे, अलग अलग मिनिस्टर्स भी यूएनआई की या पीटीआई की लेते थे सर्विस, तो उसमें भी उनको वहां से भी रेवेन्यू मिलता था। तो वो सब तमाम चीजें तो बंद हो गई। बाद में तो आकाशवाणी और दूरदर्शन का ही रहा मुख्य सहारा। फिर बाद में सरकार ने उसको ही बंद कर दिया, प्रसार भारती ने यूएनआई की सेवाएं लेनी बंद कर दी। तो एक बड़ा संकट यूएनआई के सामने पैदा हो गया, क्योंकि अखबारों से जो रेवेन्यू मिलता है वो बहुत कम है, उससे तो कुछ होता नहीं है, और बहुत से हम्म। छोटे छोटे अखबार हैं वो तो देते भी नहीं है। तो इस कारण काफी मीडिया संकट में यूएनआई पहले से ही थी, इसी कारण इसको बेचने की नौबत आई थी। जी। मीडिया के लिए कितना बड़ा खतरा है सर ये यूएनआई का बंद होना इस तरीके से? मीडिया के लिए बहुत बड़ा संकट ये है कि इस तरह से अगर चलता रहा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर सोचे देखिए कि किस तरह से लगता है 300 पुलिस के जो लोग वहां पे आए, और किस तरह से मिनट में ही उसको खाली करवाया गया, जबकि कायदे से नोटिस दिया जाना चाहिए था, और वहां के लोगों को बताया जाए, मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पुलिस जैसे होता नहीं कि कोई आतंकवादी संगठन है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गैर कानूनी काम कर रहा है, ये तो खबर का आदान प्रदान के लिए है। वहाँ इम्प्लॉयज के रूप में मीडिया के लोग थे, जो जर्नलिस्ट थे, वही लोग वहाँ काम कर रहे थे। अब उनको जिस तरह से हटाया गया, जो वीडियो देखा है, तो कई एक महिला को तो गिरा भी दिया गया, वहां झड़प हुई, और मैंने मिनट विद इन मिनट सबको बिल्डिंग से निकाल करके उसके बाद वहां सील कर दिया गया। तो ये तो है ही कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है ठीक तरीके से, जैसा भी चल रहा है, उसको अचानक आकर के बंद कर दिया जाना, तो कल को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि विवाद तो हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। तो एक और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, तो सरकार को भी इसमें मदद करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने भाई, लगता है अपना या तो पन्ना झाड़ लिया है, या अदालत के जरिए सरकार भी चाहती है कि ये जो जमीन है उसको हम वापस ले लें, और यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई ऑफिस हो। ये मुझे लगता है कि ये जमीन, मतलब सरकार की भी इस पे नजर है। तो विनोद भाई, अब पत्रकारों का क्या होगा जो उस संस्था में काम कर रहे थे अभी? अब तो बड़ा संकट है, क्योंकि वहाँ बंद हो गया, और मैनेजमेंट के लिए एक बहाना हो सकता है कि हमारा जो ऑफिस है सील हो गया है, तो दो है, या तो घर से काम करें, और तत्काल स्टेट्समैन के पास इतने साधन नहीं है को अचानक इतने लोगों को कहीं ऑफिस में रखे और वहां पे काम करवाए। तो अभी तो मुझे लगता है कि घर से काम करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है काफी लोगों को की छटनी भी हो जाए। तो ये काफी संकट है। हालांकि देखिए वहां पे जो सैलरी मिल रही थी बहुत कम थी, 35-40 हजार 50 हजार ही दे रहे थे, लेकिन फिर भी कई मजबूरी में काफी ऐसे पत्रकार है जो, हाँ, अब आज के समय में मीडिया की हालत जो है वो तो जानते ही हैं कि कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी मिल भी गई तो काफी ऑर्गेनाइजेशन तो बिना पैसे दिए काम करवाते हैं, और ऐसे में 30 हजार 35 हजार दे करके काम करवा रहे थे, फिर भी लोगों का घर चल रहा था। अब अचानक जी। सील कर दिया गया, तो मैनेजमेंट के लिए एक बहाना हो सकता है कि इसको जो जो कर्मचारी हैं, उनको काम से हटाया भी जा सकता है। राइट। हो तो सकता है विनोद भाई, स्टेट्समैन जी। ये हम लोग कह सकते हैं कि जिस संस्था को नेहरू ने बनाया उसको मोदी ने गिरा दिया, बंद करा दिया।
हाँ, मतलब सरकार की भूमिका तो ये होनी चाहिए कि अगर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है उसको बचाया जाए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर कोई संकट में है तो उसको आर्थिक मदद दी जाए, उसको और भी उस तरह के उसको राहत के लिए और भी तरह के पैकेज लाया जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, सरकार ने अपनी तरफ से कुछ किया नहीं। बजाय इसके अगर सोचिए कि प्रसार भारती की जो सेवा थी उसको भी बंद कर दिया गया, जो वहां से एक यूएनआई को सस्टेन करने का एक जरिया था वो भी बंद कर दिया गया। तो सरकार बजाय मदद देने के उल्टा मतलब इसको सील करवा रही है, तो ये तो गलत है। मतलब इससे तो ठीक अच्छा संदेश नहीं जाता है। और भी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई न्यूज चैनल हो या न्यूज़पेपर हो, सरकार की मदद से ही ये सब चीजें चलती है। क्योंकि अगर सरकार इसका कोई विरोध में आ जाए कि इसको बंद कराना है, अगर सरकार चाहे तो ये तो छोटा, ये सब बहुत छोटा मामला है इस सरकार के लिए। चाहे तो इसको बचा सकती है सरकार राइट इसमें हस्तक्षेप करके। लेकिन जी। मुझे नहीं तो लगता है कि सरकार की कोई इसमें तो सरकार की क्या इंटरेस्ट है विनोद भाई, ये। आपको लग रहा है सरकार सरकार की नजर जमीन पर है? सरकार तो मैंने बोला ही ना कि जैसे स्टेट्समैन की जो नजर थी वो जमीन पे ही थी। और पहले जी टीवी भी आया था यूएनआई को खरीदने के लिए। हाँ, उस समय भी काफी हंगामा हुआ था। और सुभाष चंद्रा जो उसके मालिक है, जब वहां गए थे तो कर्मचारियों ने उनको धक्का दे करके बाहर निकाला था। ये मतलब पहला ऑर्गेनाइजेशन राइट है राइट। जहाँ के पत्रकारों ने एक जो मालिक, भावी मालिक है, उसके खिलाफ आकर के उसको धक्का देके जी। कि पत- एक जो भावी धक्का दे मालिक दिया था। है, जब यूएनआई को जी टीवी ने टेक ओवर करना चाहा था तो उस समय भी सुभाष चंद्रा जो थे, जब वहां आए थे जी टीवी के जो मालिक हैं, तो वहां के कर्मचारियों ने काफी विरोध किया था। उस समय पुलिस आई थी। तो इसको खरीदने का तो वो क्रम बहुत पहले से चल रहा है, कम से कम 15 साल से ऐसा चल रहा है। तो उस समय नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि इतना संकट आ गया कि यूएनआई को संकट में तो आ गया कहें, या संकट खड़ा किया गया मैनेजमेंट की तरफ से, जो यूएनआई की उस समय की मैनेजमेंट, उस समय जो मैनेजमेंट था उसने भी यूएनआई का संकट को बढ़ाया। आप देखिए कि उस समय काफी लोगों का इधर से उधर ट्रांसफर किया। बिल्डिंग में रेनोवेशन के नाम पे करोड़ों पे खर्च कर दिए गए। और काफी मतलब इस तरह से गड़बड़ियां हुई, फिनेंशियल गड़बड़ियां भी हुई, जिसके कारण यूएनआई संकट में गया। यूएनआई के संकट में जाने का मुख्य कारण यही था कि मैनेजमेंट भी नहीं चाहता था इसको चलाए, इसको बेचने का था। क्योंकि इसमें कोई जी टीवी या और दूसरे बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस पे नजर गड़ाए हुए थे। और आखिरकार हुआ कि स्टेट्समैन ने जो इसको टेक ओवर किया वो भी जमीन के लिए किया। और राइट सरकार की नजर तो है ही कि ये जमीन फिर सरकार को वापस आ जाए। क्योंकि सरकार ने तो इसको लीज पर दी थी एक न्यूज एजेंसी को चलाने के लिए, और एक कहा जा रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बिल्डिंग बनाना लक्ष्य थोड़ी है। अगर मान लीजिए एक न्यूज एजेंसी है, वो कोई भव्य बिल्डिंग के बगैर भी चल रही है, तो उसका काम तो न्यूज एजेंसी का न्यूज देना है ना, न्यूज का फ्लो को बरकरार रखना है। वहां जो खबरें देश भर से आती है, बाहर से आती है, उसको मेंटेन करना है। अब आप कैसे कर रहे हैं ये आप जान, तो एक न्यूज एजेंसी का काम तो जो है वो तो यूएनआई कर रही थी। अब बिल्डिंग बने या नहीं बने इससे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन एक जी जी। बहाना कि बिल्डिंग आपने नहीं बनाई, क्यों बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत है जब हम अपना काम कर रहे हैं। वहां पे जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें हम कर रहे हैं काम, सही तरीके से काम है, तो उसमें सवाल उठाइए ना कि आप गलत खबर देते हैं, या आप सही तरीके से आपका एजेंसी जो है, आपकी एजेंसी चल नहीं रही है, वो कोई देश विरोधी काम कर रही है। अगर खबर वहां से जा रही है, सही जा रही है, निष्पक्ष खबर जा रही है, तो बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत है। सरकार को तो ये बल्कि आकर के सरकार को मदद करनी चाहिए थी। अगर राइट यूएनआई राइट। की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि बिल्डिंग बना सके, तो करना चाहिए था। बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार की ओर से आगे आना चाहिए था। लेकिन कोई सरकार ने तो उसके लिए प्रयास नहीं किया। इसका जी। मतलब तो ये है कि जो बिल्डिंग नहीं बना पाए उसके ऑफिस को वो कर देंगे, सील कर देंगे क्या। मतलब सरकार ने जो भी जमीन, कई ऐसे न्यूज़पेपर है जिसको
मतलब मुझे तो ये समझ में आता है कि बिल्डिंग बनाना कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपने मदद की है काम कर रहे हैं। और वो कहें कि आप बिल्डिंग बनाओ, राइट सर, राइट तो सर। अगर यूएनआई कम खर्च में चल रही थी जी, चल रही थी, लेकिन उसको रोक दिया गया। तो विनोद जी, उसको बहुत बहुत फिर बंद धन्यवाद कराने आपका की हमारे जरूरत साथ नहीं है। जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद आपको नमस्कार भी। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। ओके।